नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून पर किसानों की शर्तों की, सपा में गठबंधन के गणित की। जानेंगे क्या तेजस्वी और चिराग मिलकर करेंगे विपक्ष में उजाला, ओवैसी ने मोदी सरकार को क्यों ललकारा, और बुलेटिन के आखिर में समझेंगे कि आखिर अपनी ही सरकार को क्यों घेर रहे हैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। मंत्री रामदास आठवले बोले, घर लौट जाएं किसान। संसद के अगले सत्र में एमएसपी पर भी विचार करेगी सरकार। नहीं कम हो रही अनिल देशमुख की मुश्किलें, अब बेटे पर कसा ईडी का शिकंजा। ऋषिकेश की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका का किया विरोध। ईडी का दावा, मनी लॉन्ड्रिंग में बेटा भी शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नए मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। पहले की तरह अपने पास ही रखा वित्त और गृह विभाग। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया गया मंत्रियों के विभागों का आवंटन। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब महिलाओं को साधने की कोशिश में आप, सीएम केजरीवाल का ऐलान। सरकार बनने पर हर महिला को देंगे हर महीने 1000 रुपए। शेयर बाजार में दर्ज हुई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1170.10 अंकों की फिसलन के साथ 58,467 और निफ्टी 348.25 अंकों की गिरावट के साथ 17,417 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। जी हां, किसान आंदोलन। इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी आखिर पीछे क्यों नहीं हट रहे अन्नदाता। आखिर कब खत्म होगा धरना। इन सवालों के बीच आज लखनऊ में महापंचायत हुई, जिसमें किसानों ने मोदी सरकार के सामने ऐसी शर्त रख दी जो केंद्र के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लखनऊ की किसान महापंचायत ने सोमवार को किसानों द्वारा प्रधानमंत्री को सौंपी गई 6 सूत्रीय मांगों को दोहराया और साफ कहा गया कि अभी उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान यूनियनों के एक छत्र संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि एमएसपी की गारंटी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने सहित उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। कई राज्यों के हजारों किसानों को संबोधित करते हुए बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी सभी मांगे पूरी होने तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। हम पूरे देश में इसी तरह की पंचायतें आयोजित करेंगे और जो लोग सोचते हैं कि ये मुद्दा खत्म हो गया है, दुख की बात है कि वे गलत हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी उनकी सबसे बड़ी मांग है। टिकैत ने कहा, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों और सभी किसानों के लिए कानूनी अधिकार के रूप में जमा 50% यानी उत्पादन लागत से 50% ज्यादा के फॉर्मूले पर आधारित बनाना चाहते हैं। हमारे पत्र में हमने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है कि उनकी अध्यक्षता में एक समिति ने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री से इसकी सिफारिश की थी और उनकी सरकार ने बाद में संसद में भी इसकी घोषणा की थी। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान लखीमपुर खीरी से आए थे और इस मामले में किसानों ने मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की, जो इस मामले में आरोपी हैं। उनका बेटा आशीष मिश्र पहले से ही जेल में है। टिकैत ने कहा कि उन्हें पता चला है कि सरकार डेयरी विकास पर नई नीति ला रही है और किसान चाहते हैं कि इस मुद्दे पर उनसे सलाह ली जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की अगली बैठक 26 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर होगी। इस बीच किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों की याद में एक स्मारक के लिए सिंघू सीमा पर जमीन की मांग भी की थी। टिकैत ने मृतक किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की। बाकी मांगों में बिजली नियमन संशोधन विधेयक को वापस लेना, दिल्ली सीमा आंदोलन और पराली जलाने से जुड़े सभी मामलों को वापस लेना शामिल है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को प्रधानमंत्री को एक खुले पत्र में 6 शर्तें रखी। अब देखना होगा चुनाव के दहलीज पर पहुंचने तक केंद्र सरकार इस पर फैसला लेती है या नहीं। पीएम मोदी के कृषि कानून को रद्द करने के ऐलान को बीजेपी ने किसानों के लिए तोहफा बताया, लेकिन पीएम का तोहफा भी तकरार को खत्म नहीं कर पाया। वैसे तकरार तो इस वक्त सपा कुनबे में भी छिड़ी है। इसी बीच माना जा रहा था कि आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल और अखिलेश यादव आकर एक तोहफा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनती बात फिर से अटक गई, मगर अखिलेश ने आरएलडी को मनाने की कामयाबी जरूर हासिल कर ली है। चुनाव नजदीक आते आते अफवाहों और कयासों का दौर तेज होना आम बात है। साथ ही इस दौरान नए गठबंधन बने रहे हैं तो कई पुराने गठबंधन टूटे भी हैं। लेकिन आज आई एक खबर ने कल तक उड़ रही खबर पर विराम लगा दिया। खबर थी कि सपा और रालोद के बीच बात बिगड़ गई है और सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन का पेच फंस गया है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है।
दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को पश्चिमी यूपी में 36 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा 2 से 3 सीटों पर रालोद के सिंबल पर सपा के नेता चुनावी समर में उतर सकते हैं। यानी पश्चिमी यूपी में रालोद के साथ सपा की डील पक्की होने वाली है। इससे पहले कहा जा रहा था कि रालोद 50 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सपा 30 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं थी, जिस वजह से दोनों पार्टियों के बीच बनती बात बिगड़ रही थी। इसके बाद सपा ने कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए 36 सीटें देने की बात कही। साथ ही कुछ सीटों पर रालोद के चुनाव चिन्ह पर सपा कार्यकर्ता उतारने की बात कही और आखिर में दोनों के बीच सहमति बन गई। अब इस महीने के आखिर तक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यूपी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर सकते हैं। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को साध कर सपा ने खुद को मजबूत कर लिया है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के साथ बात बनती दिख रही है, जिससे पश्चिमी यूपी में भी सपा की पकड़ मजबूत हो जाएगी। यानी अब कहा जा सकता है कि इस खबर के बाद बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव गठबंधन कर सपा को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं की राह पर चिराग पासवान भी चल पड़े हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद एलजेपी में फिर से चिराग जलाने के लिए पासवान किसी का साथ तलाश रहे हैं और माना जा रहा है कि उन्हें वो साथी मिल भी गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गईं। पारिवारिक कलह के चलते पार्टी भी 2 हिस्सों में बंट गई। अगर मौजूदा समय की बात करें तो पार्टी के पास ना तो कोई विधायक है और ना ही विधान पार्षद है। चुनाव जीतने वाले इकलौते जनप्रतिनिधि बतौर सांसद चिराग पासवान ही बचे हैं। आगामी कुछ दिनों में राज्य में 24 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए चिराग खुद को मजबूत करने में लग गए हैं, जिसके लिए पार्टी अपनी नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है। लोजपा में टूट होने के बाद खुद को मजबूत करने में जुटी लोजपा रामविलास अब फिर से गठबंधन में शामिल होकर खुद को मजबूत करने की तैयारी में दिख रही है, जिसको देखते हुए अफवाह है कि चिराग का झुकाव राजद की तरफ बढ़ रहा है और चिराग की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ आगे की राजनीति का सफर तय कर सकती है। दावा है कि राजद की ओर से इसके लिए विधान परिषद की सीटों का ऑफर भी दिया गया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि लोजपा रामविलास के प्रदेश स्तर के कई नेता इसके लिए फील्ड भी तैयार करने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि जदयू के राजग में रहने के चलते चिराग के लिए राजग में रहकर राजनीति करना मुश्किल है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखें तो भाजपा के प्रति चिराग का सॉफ्ट कॉर्नर साफ नजर आता है, लेकिन जदयू से उनका 36 का आंकड़ा बिहार में उनके राजग में आने की राह की सबसे बड़ी मुश्किल है। इधर राजद चिराग को अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल को कमजोर करना चाहती है। आपको बता दें कि पार्टी की संसदीय बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। अब इस मामले में फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। ऐसे में सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि चिराग का अगला सहयोगी कौन होता है। अब देखना होगा कि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग किस गठबंधन के साथ जाते हैं। बिहार में गठबंधन की कवायद लंबे वक्त से चली आ रही है। लालू प्रसाद यादव से लेकर आरजेडी तक पासवान को पास लाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन अब उन्हें कामयाबी मिलती नजर भी आ रही है, जो सत्तारूढ़ दल पर भारी पड़ सकती है। वैसे इस वक्त तो समूचा विपक्ष मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है। महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं आज एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखे तीर छोड़े हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछते नजर आते हैं, कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया। साथ ही एक रिपोर्ट भी साझा की। रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, कौन है जो जन का धन खाता जा रहा है। राहुल गांधी का ये ट्वीट जनधन खातों में पैसे ट्रांसफर करने में हुई कथित धांधली को लेकर आया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जनधन खाता धारकों के अकाउंट से कुल 164 करोड़ रुपए की राशि काट ली है। इस रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे की स्टडी का हवाला देते हुए दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 से लेकर सितंबर 2020 तक स्टेट बैंक ने यूपीआई और रुपए कार्ड से हुई ट्रांजैक्शन के जरिए जनधन खाता धारकों के अकाउंट में करीब 254 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। गरीबों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के इरादे से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारकों से एसबीआई ने 2017 से 2019 के बीच
4 से ज्यादा डिजिटल लेन देन पर हर बार 17 रुपए 70 पैसे शुल्क वसूला। इस शुल्क राशि को वापस लौटाने का सरकार से निर्देश मिलने के बाद भी अभी तक सिर्फ 90 करोड़ रुपए ही खाता धारकों को लौटाए गए। अभी 164 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जानी बाकी है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमले करते रहे हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने राफेल जेट खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस धांधली को छुपाने के लिए क्या सफाई पेश की जाती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार की पोल खोली हो। इससे पहले भी वो तमाम मुद्दों को लेकर बरसते रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ अक्सर असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र की कमियों को जनता के सामने उजागर किया है और आज उन्होंने CAA और NRC को लेकर मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से मांग की है कि CAA और NRC को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर CAA और NRC को खत्म नहीं किया गया तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरेंगे और इसे शाहीन बाग में बदल देंगे। ओवैसी ने रविवार शाम बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि CAA संविधान के खिलाफ है। अगर भाजपा सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ एक और शाहीन बाग बन जाएगा। AIMIM प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं और गलती से उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है, नहीं तो फिल्म उद्योग के लोगों का क्या होता। सभी पुरस्कार मोदी द्वारा जीते जाते। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी तपस्या में कुछ कमी थी। ये हमें बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने बड़े अभिनेता हैं। ओवैसी ने कहा कि असली तपस्या किसानों ने अपने विरोध प्रदर्शन में की थी, जिसके दौरान उनमें से लगभग 750 की जान चली गई। AIMIM प्रमुख ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किसानों को खुश करने के लिए कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि जब ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी एकजुट होकर मजबूत हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उन्होंने आगे भाजपा सरकार पर प्रहार किया और उन्हें मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज यूपी में अंसारी समुदाय और कुरैशी समुदाय बर्बादी की कगार पर है। सरकार ने उन्हें बेरोजगार छोड़ दिया है। कुरैशी समुदाय की मांस की दुकानों पर ताला लग गया है। बूचड़खाने बंद हो गए हैं। बुनकरों की आय कम हो गई है। सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। इस समाज के लिए कोई काम नहीं किया गया। आगामी विधानसभा चुनावों में इन मुद्दों पर ओवैसी अब कितना ध्यान खींच पाते हैं और इससे उनकी राजनीति को चुनावों में किस हद तक ताकत मिलती है, ये देखना होगा। ओवैसी की ये चेतावनी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी। सरकार पर CAA और NRC को लेकर दबाव बनता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि PM मोदी क्या फैसला लेते हैं। वैसे प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र को लेकर वो विपक्षी दलों के साथ रणनीति तैयार करेंगी। यानी इस सत्र में सरकार की राह आसान नहीं होगी। आज यानी 22 नवंबर से ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान ममता की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। साथ ही शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार करना उनके टारगेट पर होगा। पिछली बार जुलाई में जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो उन्होंने पेगासस मुद्दे पर आयोग बनाकर मोदी सरकार को घेरा था। अब एक बार फिर निशाने पर मोदी सरकार है। संसद सत्र से पहले ममता बनर्जी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। PM मोदी से मिलकर CM ममता बनर्जी अन्य मुद्दों के अलावा BSF का दायरा बढ़ाने और त्रिपुरा हिंसा का मामला उठाने का भी काम करेंगी। आज शाम दिल्ली आने के बाद ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे TMC सांसदों से भी मिलेंगी। हालांकि वो खुद प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी। दिल्ली दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है, मैं अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलूंगी। BSF के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का मुद्दा उठाऊंगी। ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने के अलावा त्रिपुरा के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी हैं। इसके लिए ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के 15 सदस्य भी दिल्ली दौरे पर हैं।
टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। ये सांसद त्रिपुरा के मुद्दे पर गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और फिर धरने पर बैठ गए। इसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली दौरे के दौरान त्रिपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में टीएमसी सांसदों के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे और जब मैं पीएम से मिलूंगी तो ये मामला उठाऊंगी। वहीं कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष को एक बार फिर से संसद में सरकार की घेराबंदी करने का मुद्दा मिल गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। बहरहाल आगे आने वाले 3 दिनों में ममता बनर्जी की दिल्ली में मौजूदगी बीजेपी को जरूर खटकेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल ममता अपनी देशव्यापी छवि बनाने में कैसे करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब बुलेटिन के आखिर में बात नवजोत सिंह सिद्धू बनाम सीएम चन्नी की। देश में अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन बाकी पार्टियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब में उसे अपनी सरकार बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं गोवा में पिछली बार जीती बाजी को हासिल करने का दबाव भी है। वहीं यूपी में अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई है। पंजाब में जितना नुकसान सियासी दल कांग्रेस को नहीं कर रहे, उससे ज्यादा खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चन्नी को घेरा है। पंजाब में चन्नी और सिद्धू की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब कांग्रेस के नेता कितनी भी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर लें, लेकिन सिद्धू उनके किए पर पानी फेर ही देते हैं। लुधियाना में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू एक मंच पर नजर आए, लेकिन इस दौरान सिद्धू ने एक बार फिर से चन्नी सरकार पर निशाना साध दिया। सिद्धू ने रेत की कीमत और खाली सरकारी पदों का मामला उठाकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सभी के सामने असहज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के हित में बात करता रहूंगा, कोई पद दिया जाए या ना दिया जाए। सिद्धू ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हूं। सिद्धू जैसे कई आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन कांग्रेस बनी रहेगी। पार्टी संगठन बनाने की जरूरत है। राज्य में 5000 चेयरमैनी के पद खाली हैं। आज इन पदों को भर दो, अगली बार सरकार बन जाएगी। पहले पैसे से चेयरमैनी मिलती थी, लेकिन अब ये बंद हो गया है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में रेत फ्री नहीं हो पाया। मैं पंजाब में रेत 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बिकने दूंगा। सीएम ने रेत फ्री करने की बात की, लेकिन आज भी ये 3400 रुपए की दर पर बिक रहा है। इसे 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बिकने देंगे, वरना सिद्धू आपके पास नहीं आएगा। हालांकि इसके बाद ही सिद्धू ने चन्नी सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब में 4.5 साल में जो नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया। उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया और कहा कि सिद्धू मरते दम तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रहेगा। पंजाब चुनावों में अपनी सरकार पर सवाल खड़े करने से पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।